नमस्कार। आज कई जिलों के प्रतिनिधि सोनीपत से जयप्रकाश दहिया, पवित्र जी, चरखी दादरी से विनोद फोगाट जी, ईश्वर दहिया जी, सुरेंद्र जी, आज हम सब ने आपके माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता की मूल समस्या है समगोत्र विवाह, उस पर सरकार से कई दौर हमारी वार्ता हो चुकी। सरकार ने ड्राफ्ट मांगा, हमने दे दिया। समगोत्र विवाह की वजह से जो आपस के जो परिवार कभी एक दादा के थे एक गांव में, जब बच्चे आपस में शादी करते हैं उनमें खूनी रंजिश बढ़ती है। एक तरफ तो खूनी रंजिश बढ़ना, अपराध को रोकना, इसलिए समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। दूसरा, जो सनातन धर्म की वकालत करते हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछता हूं कि अपने चाचा या ताऊ की लड़की से रिश्ता करना, शादी करना, मामा के लड़के शादी करना, यह मुस्लिम समाज की प्रथा रही है। उसको हमारे हरियाणा की सर्व जाति, ब्राह्मण, बनिया, जाट, कोई भी किसी बिरादरी का, उस पर क्यों थोपा जा रहा है? इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट में यह संशोधन हो और समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। हम सनातनी हैं, हमें मुसलमान प्रथा पर जबरन न भेजा जाए, ये हमारा कहना है। दूसरा, जाट आरक्षण और जाट के साथ बिश्नोई, रोड, मूला जाट, सिख जाट, त्यागी समाज, ये जो 6 जातियां हैं, ये कृषक जातियां हैं, इनको ओबीसी में शामिल किया जाए। जो अलग से आरक्षण दिया गया पहले की दोनों सरकारों ने, सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि 50% आरक्षण से ज्यादा वो नहीं दिया जा सकता। तो ओबीसी में हमारा कैसे हक बनता है, पहली बार हम देश के सामने तथ्य रखना चाहते हैं। जो मंडल कमीशन रिपोर्ट बना, जिसके आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिला, उस रिपोर्ट में है, अंक दिए गए थे, कितनी दूरी से गांव में पुराने समय पानी लेके आते थे, तो उन चीजों पे शिक्षा का जो अंक थे वो हमारे औरों से अंक ज्यादा है। लेकिन मंडल कमीशन में सिफारिश तो की गई, ये कहकर के काट दिया कि जाट समाज ने खुद लिखित में कहा है कि हम ओबीसी में शामिल नहीं होना चाहते। वो किसने कहा? वो आज तक पूरे देश में हम ढूंढते फिर रहे हैं, सारा जाट समाज, वो आज तक कोई नहीं मिला। वो हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र था। चलो 1 मिनट के लिए मान लो किसी एक ने कहा भी था, तो आज जब समाज कह रहा है कि हमारे दूसरे जातियों के समकक्ष अंक आए मंडल कमीशन में, तो हमें ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। और उसी रिपोर्ट के आधार पर जब राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जाट को ओबीसी में शामिल कर लिया गया, तो हरियाणा का जाट क्या पाकिस्तान का जाट है? और इसमें अभी जो मराठा आंदोलन चल रहा है, तो मराठा आंदोलन में इस आधार पर सरकार ने उनकी बात स्वीकार करने का आश्वासन दिया कि कर्नाटक में मराठों को कुणबी के नाम से आरक्षण मिल गया। उन्होंने कहा कि पुराने समय में ये समाज इकट्ठा था, ये राज्य की बाउंड्री बाद में बनी, वही हमारा दिल्ली और हरियाणा का है। आज़ादी से पहले संयुक्त पंजाब, जिसकी लाहौर में राजधानी थी, आज़ादी से पहले जो जनगणना थी, उस जनगणना में दिल्ली जिनको आरक्षण मिला वो पुराने पंजाब का हिस्सा है। हमारी आपस में रिश्तेदारी है, एक गोत नाथ सब कुछ है। जैसे हमारी दलाल खाप के गांव वो दिल्ली में ही पड़ते, वो हरियाणा में पड़ते, एक गोत्र है। ऐसे ही दूसरी बिरादरियां हैं। जब दिल्ली के जाट को उस पुरानी जनगणना के आधार पर आरक्षण दिया गया, तो हम भी उसी जनगणना का हिस्सा है। तो जो पाकिस्तान में हमारे भाई जो हमारी बिरादरियों के रह गए, आप उनसे हमारी तुलना क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए हम हर तरह से समकक्ष हैं। और अनुच्छेद 14 संविधान का कहता है कि समानता का अधिकार, यह समानता के अधिकार का हनन है कि एक विशेष जाति को 3 राज्य में आरक्षण मिले और उसको हरियाणा में नहीं मिले, और उसी विशेष जाति का एक आंकड़े पर दिल्ली को आरक्षण मिले और हरियाणा को नहीं मिले। इसलिए हमारा पुख्ता आधार बनता है, कानूनी रूप से हमारा अधिकार बनता है। और मैं एक अधिवक्ता होने के नाते भी इस बात को उठा रहा हूं कि ओबीसी में
इन 6 जातियों को जाट सहित शामिल किया जाए। 2016 के आंदोलन में मुकदमे दर्ज हुए। पूरे देश में जब भी आंदोलन के मुकदमे दर्ज हुए या भी बॉर्डर पे जो आंदोलन था तो सरकारों ने सब वापस लिए। पहली बार एक समाज के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? 4000 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए। अभी 15 दिन पहले हरियाणा सरकार हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट में ढंग से पैरवी नहीं की और हाई कोर्ट ने कहा कोई मुकदमा वापस नहीं होगा। न तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और न सरकार ने यहां पर अपनी तैयारी करके ढंग से उसकी पैरवी की। तो एक समाज को कुचलने का काम क्यों हो रहा है? ये जाट और गैर जाट के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है? इसलिए हमने सर्व जाति संसद को बुलाया, सभी जातियों को, कि आज तक समाज इकट्ठा रहा। विशेष तौर पे जाट समाज की मैं बात करूं, उसका हुक्का पानी बैकवर्ड के साथ इकट्ठा पीते हैं और हम दलित के साथ शुरू से बैठ के हम रोटी खाते हैं। हमने कभी जाति को बढ़ावा नहीं दिया। तो जात पात के नाम पर बांटना ठीक नहीं। जिसका भी आरक्षण बनता है उनको दे, और भी किसी जाति का बनता हमें विरोध नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए। एक तीसरा मुद्दा है, उसमें भी भेदभाव। भारत रत्न का अवार्ड सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है अपने देश का। उसमें क्या हो रहा है? कर्पूरी ठाकुर जी को जो बिहार के मुख्यमंत्री से अवार्ड मिला, अच्छी बात है, बधाई। लेकिन उनके नेता थे चौधरी चरण सिंह, वो देश का प्रधानमंत्री रहा, पहला किसान प्रधानमंत्री बना। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अवार्ड क्यों नहीं दे दिया? आज दे दिया, चलो अभी अभी दे दिया तो हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी एक मांग को पूरा किया। जो हम पिछले 1 साल से इस बात को लेकर केएमपी मांडोटी पर धरना दे रहे थे और कह रहे थे कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए, और वो हमारा संगठन ही उस बात को उठा रहा था बार बार, जो मीडिया में आप देखेंगे। तो मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देता हूं, लेकिन ताऊ देवीलाल को तो अभी नहीं दिया। जब उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को, जो प्रधानमंत्री थे, अवार्ड मिला, बधाई हो। एक संघर्षशील, एक अच्छे नेता है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में जब तक क्लीन चिट नहीं मिली उन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं किया, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन हमारे जो हरियाणा के उप प्रधानमंत्री बने ताऊ देवीलाल, यदि राम मंदिर के लिए आंदोलन के लिए भूमिका राम जेठमलानी की है, तो बुढ़ापा पेंशन सबसे पहले हरियाणा में देने वाला ताऊ देवीलाल है, और पूरे देश में आज बुढ़ापा पेंशन है। तो बुढ़ापा पेंशन का जो देवता है वो ताऊ देवीलाल है। तो बुढ़ापा पेंशन के देवता को, बुढ़ापे के सारे का जो प्रतीक है ताऊ देवीलाल को, वो भी प्रधानमंत्री है, उसको भारत रत्न का अवार्ड क्यों नहीं? ये भी हमारी मांग है। तो इसलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी अभी आपने बताया कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अवार्ड दे दिया है, तो हम कह रहे हैं कि ताऊ देवीलाल को भी मिले, और इसके अतिरिक्त जो हमने जाट और 6 जातियों के आरक्षण की बात की, उसको सेंट्रल लिस्ट में भी डाला जाए और हरियाणा को दिया जाए। यह भी हमारी मांग है। राजस्थान का जाट, दिल्ली का जाट और यूपी का जाट ओबीसी की स्टेट लिस्ट में है, केंद्र की लिस्ट में नहीं। हम ये मांग करते हैं उसको केंद्र की लिस्ट में डाला जाए और हमें भी ओबीसी में डाल के केंद्र की लिस्ट में डाला जाए। तो ये हमारी जो समगोत्र की मांग है। और दूसरी जो हमारी आरक्षण की मांग है, ये तो यथावत बनी हुई है। 24 फरवरी 2024 को केएमपी मांडोठी टोल प्लाजा बहादुरगढ़ में सर्व जाति संसद बुलाई गई है। वहां पर हम कड़ा फैसला लेंगे और आचार संहिता लगने से पहले हम इस पे व्यूहरचना बना के अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एक जन आंदोलन छेड़ेंगे। इसके अतिरिक्त हमारा मुद्दा है जमीन अधिग्रहण का। जमीन अधिग्रहण में पहली बार देश के सामने एक तथ्य रख रहे हैं। 2013 का जो कानून था वो किसान के हक में बना। उसके 4 बिंदु थे: बाजार मूल्य, 4 गुना मुआवजा, नौकरी, जो भूमिहीन था, जो मजदूरी करता उसको भी नौकरी। लेकिन 2014 31 दिसंबर 2014 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के बाद उसमें एक ऑर्डिनेंस लाया और बदलाव करना चाहा। 3 बार अध्यादेश आया, 3 बार संसद में बिल आया। आप देख लीजिए, नेट पे सब पड़ा है। तीनों बार संसद ने उसको पास नहीं किया। उसमें था कि बाजार मूल्य नहीं, डीसी रेट और 2-2 किलोमीटर की पट्टी सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पे और सभी रेल मार्ग के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर की पट्टी ली जाएगी। लेकिन जब हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे थे तो प्रधानमंत्री जी ने देखा कि इनका ध्यान तो इधर बटा हुआ है, और ये तो सिर्फ जो हमारा एक आंदोलन था जिसमें मुख्य रूप से किस प्रकार से किराए पे हम अपनी जमीन को दे, पट्टे पे जमीन को दे, बाध्य पे जमीन को दे, रेंट पे दे, उस मामले का था। जब जमीन नहीं रहेगी तो हम कैसे बाध्य पे देंगे?
तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि जो देश की संसद ने रिजेक्ट कर दिया 2014 में, जब बॉर्डर पे बैठे थे किसान, विश्वासघात हुआ इस हरियाणा के साथ, और यहाँ हरियाणा विधानसभा में वो का वो बिना संशोधन के वो का वो बिल हरियाणा विधानसभा में पास हो गया, राज्यपाल के दस्तक हो गए और एक कानून बन गया। अब हरियाणा में जो रोड जा रहे हैं 754 के, अब कैसी दुबात हो रही है, अमृतसर से जामनगर जा रहा है गुजरात में। अब ये कानून राजस्थान में नहीं है, वह जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, पंजाब में नहीं है, लेकिन एक जो 39 किलोमीटर डबवाड़ी से और चोटड़ा गांव तक पड़ता है, वहां का जमीन अधिग्रहण 4 किलोमीटर होगा। अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे कटरा तक जा रहा है, जब वो हरियाणा से जाएगा तो 4 किलोमीटर की पट्टी का जमीन अधिग्रहण होगा, पंजाब में नहीं होगा। ऐसे ही केएमपी पर, तो क्या हरियाणा के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किसी सरकार को शोभा नहीं देता। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इस भेदभाव को दूर किया जाए। उस 2013 का कानून में जो संशोधन किया और संसद में असफल होने के बाद किया, उसमें पूर्ण संशोधन हो और नौकरी का प्रावधान हो, 4 गुना मुआवजा मिले, बाजार मूल्य से मिले, ये हमारी मांग है। तो हमारी जो 9 मांगे हैं वो सारी की सारी जनता से, आम जनता से जुड़ी हुई है। जमीन के मालिक अकेला कोई जाट नहीं है, कोई अकेला ब्राह्मण नहीं है, 36 बिरादरी है। 36 बिरादरी के साथ ये धोखा हो रहा है हरियाणा में। हम इस धोखे को मिटाना चाहते हैं, इसलिए सर्वजातीय जनता संसद हमने बुलाई है। तो मुख्य रूप से जो हमारे बिंदु थे वो हमने आपके सामने रखे। आपने कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये बताइए कि जो आरक्षण है, ये आरक्षण से सिलेक्ट हुआ जो कैंडिडेट होता है वो नौकरी में या पढ़ाई में, वो कैसे बेटर होता है सर दूसरों से? देखिए, सबको पता है कि बेटर होता तो मेरिट से जाता, लेकिन जो दबे कुचले लोगों को आरक्षण दिया जाता है तो हम भी पिछड़े रूप में ही आते हैं। तो हम तो पिछड़े के आधार पर वो मांग रहे हैं। आप जब तक देश में आरक्षण है, और आरक्षण में कोई भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ओबीसी के लायक, जो हमने आपको बताया, इसलिए हम ओबीसी में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। सर नहीं, आरक्षण से कोई ऐसा डॉक्टर बन जाए जो अच्छा ना हो तो क्या होगा उससे? देखिए, ये तो मोदी जी से, सभी कांग्रेस पार्टियों से पूछिए। आप डिमांड करें तो मैं भाई, हमारी डिमांड तो ये है, जब इस देश में आरक्षण व्यवस्था है तो हमें अपना आरक्षण मिले। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जो मजबूत हो गए हैं, पिछड़े या जो भी हैं, उनको इससे बाहर किया जाए, दूसरे लोगों को। क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर की वो तो हमारे पे भी लागू होगी। जो रमेश दलाल जैसा साधन संपन्न होगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन 6 जातियां जाट समेत जो हमारे में गरीब है, बैकवर्ड है, जो पिछड़ा हुआ, जिसके पास जमीन कम है, कोई सहारा नहीं, उसको तो आरक्षण मिलेगा। क्रीमी लेयर में तो हम भी आएंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर का जो फार्मूला बनाया उसका तो हम स्वागत करते हैं। जाट, बिश्नोई, रोड, त्यागी, जट सिख और मूला जाट, और भी आया अगर कोई दूसरी जाति के आपके साथ? उनको हम सर्वजातीय संसद में बुला रहे हैं ना। अभी हमने उनको बुलानी सर्वजातीय संसद में, उनको हम निमंत्रण दे रहे हैं। दलाल साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी पता है कि इससे कुछ होना नहीं है। क्या ये किसान आंदोलन के साथ आप अपना आंदोलन खड़ा करने पैदल, या उसी में शामिल होकर आप अपनी मांग रखेंगे? जब उनके हमारे बीच में कोई सहमति बन जाएगी तो संयुक्त रूप से हो सकता है। आज के दिन तो मांगों में अंतर है। और आपको मैं बता दूं कि हमारा आंदोलन पहले चल रहा है, सदगित नहीं हुआ। केएमबी मांडोठी पर और भी ट्रेल को लेके, समगोत्र को लेके हमारा आंदोलन पहले से चल रहा था, और हम इनको दे करके गए सरकार को, और सरकार ने खुल्लर साहब के उसमें कमेटी बनाई और हमने ड्राफ्ट भी दिया। तो ये कहना कि उसके पैरेलल है वो सही नहीं है। हमारा आंदोलन पहले चल रहा है जमीन अधिग्रहण के ऊपर। यदि हरियाणा में आज तक आंदोलन सफल हुए तो रमेश दलाल के, हमारे संगठन के हुए, तो हम पहले से लड़ रहे, कोई नई बात नहीं। अभी जो किसान आंदोलन की बात चल रही है, आवाम के साथ संगठनों ने, उस पर क्या कहते हैं? सही? उस पर सबसे पहले मेरी एक उनको सलाह है कि पहले संयुक्त किसान मोर्चा में 500 संगठन थे, अभी 200 हैं। उन सबको एकजुट होना चाहिए, और वो हमारे को भी निमंत्रण देंगे, वार्ता करेंगे, और हमारे मुद्दों को भी शामिल करेंगे, और उनके भी जो कुछ मुद्दे हमारे कॉमन भी हैं, तो तब हम जाके फैसला लेंगे। आज के दिन वो अलग अलग संगठन है, सबको अधिकार है, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। आप वैसे समर्थन तो करते हैं उस आंदोलन का, या आप कहते हैं वो गलत है, रोड वगैरह? नहीं, हम उसको गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मैंने सलाह दी 500 किसान संगठन को
पहले इकट्ठा होना चाहिए, जो बॉर्डर के ऊपर इकट्ठे थे, और उसके बाद जो हमारे ये जो संगठन है उनसे भी वो वार्ता करें। जो जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उन्होंने कभी नहीं उठाया, तो हम चाहते हैं किसान का कर्ज माफ हो, हमारा भी मुद्दा है, लेकिन जमीन अधिग्रहण का मुद्दा वहां जब किसान बॉर्डर पर बैठे थे उस समय हरियाणा विधानसभा में पास हुआ, तो हरियाणा के साथ तो नाइंसाफी हुई ना। कोई विपक्ष का नेता नहीं बोला। जब संसद नहीं चली, यही कांग्रेस, उसने संसद को नहीं चलने दिया 2015 में, 2014 के बाद 3 बार 2015 में बिल आए, तो वो हरियाणा विधानसभा में कैसे पास हुआ? बहू का बहू, डिक्टो कॉपी। तो ये संदेह पैदा करते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ। जब आंदोलन की बात चलती है तो आंदोलन जो करना होता है तो हरियाणा पंजाब के साथ में आंदोलन करते हैं, रोड जाम भी करते हैं। जब एसवाईएल की बात होती है तो दोनों की राय अलग हो जाती है। एसवाईएल के ऊपर हमारा कहना है कि हमारा पानी मिले। अब पंजाब के लोग ये कहते हैं हमारे पास पानी नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं पहले हमारी जो नहर जो आपने पैसे लेकर के आट दी, उस नहर को तो दोबारा खोदकर हमें दो, और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जब कर दिया है, और दोबारा आपको कोई बात है सुप्रीम कोर्ट में जाओ कि कितना पानी मिलेगा, लेकिन हमारे से पैसा लेके और उसके साथ विश्वासघात करना प्रांत के साथ, वो तो गलत है। एसवाईएल के ऊपर हमें चाहिए, हाई कोर्ट का हमारा मुद्दा है। और मैं आज ये भी खुलासा कर दूं, हमारे आंदोलन के दौरान जो हमारा मांडो टीम चल रहा पिछले 1 साल से, हाई कोर्ट के ऊपर कुछ प्रगति हुई है, अलग से हाई कोर्ट बनाने की। हम ये नहीं कह रहे कहाँ बने, हरियाणा में कहीं भी बने, हमें अपना अलग से हाई कोर्ट चाहिए। एसवाईएल का पानी हमारे लिए भी अस्मिता का सवाल है। हमारे यहाँ कैंसर के मरीज बढ़ रहे क्योंकि नीचे का पानी खराब है, हरियाणा में पानी का बुरा हाल है। तो पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम बड़े भाई से फिर आग्रह करते हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई का हक नहीं मारा करता। हरियाणा पंजाब में प्रथा है कि 2 भाई अलग होते हैं तो बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ न कुछ ज्यादा देता है। अरे हम ये नहीं कह रहे आप ज्यादा दे दो, आप हमारा हक दे दो, पानी पे जो हमारा हिस्सा है वो देना चाहिए। और किसी ने पूछना हो नहीं तो समापन करें और सब लंच करें यहाँ पर हम इकट्ठे। तो आप इनको ज्वाइन करेंगे जो एजुकेशन, जब निमंत्रण मिलेगा, वो 500 इकट्ठे होंगे तो उस पर पूरा विचार किया जाएगा। हम किसानों की मांग के हमेशा समर्थन में रहे हैं। हमने आज तक कभी किसी किसान संगठन के खिलाफ कभी बोला नहीं, बोलने जा रहे। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। जब उनका प्रस्ताव आएगा तब हम विचार करेंगे। जो नोएडा में किसान इकट्ठे हुए तो वो तो वापस चले गए, जो पेमेंट का इशू था उनका गन्ना किसानों का, जो भी वो चले गए। बाकी आप मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रशासन कह रहा है, सरकार कह रही है हम भंग नहीं होने देंगे, तो जो सड़क जाम या और चीजें पैदा होंगी उसको लेकर किस तरह का आपका रिएक्शन है? क्योंकि 5 साल देखिए, कोई भी जो आंदोलन है, जो हमारे मेरे आज तक 55 से ज्यादा आंदोलन सफल हो रहे। मैं रूपरेखा बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं चुनाव के दौरान आंदोलन कामयाब नहीं होते। अभी भी कुछ कहेगा, अभी तो आचार संहिता लगेगी नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आंकड़े उठा लीजिए, फसल जल गई हरियाणा में सबसे ज्यादा। और मैंने आंदोलन किया, चुनाव के 3 दिन बचे हुए थे और रात को खातों में पैसे डले और हरियाणा सरकार चुनाव आयोग से अनुमति लेके आई थी और 12,000 का कानून बना, जो आज भी देश में नहीं है। फसल जलने पर हरियाणा में 12,000 रुपए मिलते हैं। तो हमारे तो सारे आंदोलन गांधीवादी तरीके से रहे हैं। हम महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को मानते हैं। जहाँ जनता का भी ख्याल रखे और उस बात को सरकार से मनवाया जाए, वो आंदोलन का तरीका होना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार की भी इसमें गलती है, उनकी उचित मांग पे कोई कमेटी बना के फैसला करे ना, तो हिंसा कहीं होती है और जनता का असुविधा होती है, तो उसमें अकेले किसान संगठनों को दोष क्यों देना? उसको सरकार क्यों नहीं ढंग से उसको निपटा पाती? तो कहीं ना कहीं सरकार का भी दोष होता है। चौधरी चरण सिंह सहित 3 प्रधानमंत्रियों के लिए भारत रत्न की घोषणा कर दी भारत सरकार ने, उसको किस तरह देखते हैं आप? तीनों प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न की जो घोषणा की, पूर्व प्रधानमंत्रियों को, हम प्रधानमंत्री के इस कथन का स्वागत करते हैं और सराहनीय कदम है। लेकिन अभी भी एक भेदभाव बना हुआ है, वो भेदभाव है ताऊ देवीलाल पर। लाल कृष्ण आडवाणी जी बड़े अच्छे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, मैं इस बात को खुद बोल रहा हूं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर तो मुकदमा भी था, वो चले। हमारी अस्मिता का सवाल, हम भी राम मंदिर के हक में और रहेंगे, लेकिन ताऊ देवीलाल पे तो कोई आपराधिक मुकदमा भी नहीं था। एक को राम मंदिर आंदोलन के नाम पर यदि भारत रत्न का अवार्ड मिलता है तो उसमें हमारा भी तो योगदान था राम मंदिर के आंदोलन में।
हमने कब विरोध किया? हमने भी साथ दिया है। तो जो भारत रत्न का अवार्ड ताऊ देवीलाल को क्यों नहीं, अभी भी यथावत बना हुआ है? और भैरव सिंह शेखावत को क्यों नहीं? भैरव सिंह शेखावत भी उपराष्ट्रपति रहे, राजपूत समाज के थे। हम तो कह रहे हैं कि और लोगों को मिले जिनका देश में त्याग और तपस्या है, उनको मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो शांति की बात आए, यदि खालिस्तान के आंदोलन को रोकने वाला कोई था तो वो अर्जुन सिंह थे। तो अर्जुन सिंह को भारत रत्न का अवार्ड क्यों नहीं? जो मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, और जो पंजाब में जब पंजाब जल रहा था तो उसमें समझौता करवा के एक शांति बहाल करने का काम किया। तो ऐसे लोगों को तो विदेशी जो दुनिया के बड़े अवार्ड है वो भी मिलते हैं। तो अभी तो मैंने कई नाम आपको बता दिए। तो इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो विपक्ष को भी विश्वास में लेके प्रधानमंत्री को और चीफ जस्टिस को भी साथ में कमेटी बनके और मेरिट के आधार पे भारत रत्न के अवार्ड मिले, और जिन जिन का देश में योगदान है उन सबको मिले। अच्छा दोस्तों, आइए लंच करते हैं।